तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो लेकिन जीके याद नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर। ये है हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी, ठीक है, यानी उसका फर्स्ट चैप्टर है और जो है हमारा नाम है पर्यावरण। तो क्योंकि ये क्लास 7 की है तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कहानी के तौर पर है, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण की महत्व क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है पर्यावरण। तो ये है हमारा, शुरू होता है यहाँ से। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। क्योंकि ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है तो बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें दी गई हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इनमें रिटिन में, मेंस में भी पूछे जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे तथ्य होने बहुत ज़रूरी है और वो हमको मिलते हैं बिल्कुल बेसिक क्लास से, ठीक है। जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में इकट्ठा किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन है जो मानव के द्वारा होते हैं। मानव कार, मील, कारखाने, बर्तनों का निर्माण करता है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जब हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन करेंगे, जैसे मान लिया हमने कोई फैक्ट्री बना ली या हमने कोई उद्योग स्थापित करा जिसके धुएं से हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, या फिर हम नए नए तकनीकी उद्योग कर रहे हैं, तकनीकी हमारी बढ़ावा हो रहा है जैसे, ठीक, तो वो हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको प्रभावित कर रही हैं। इमारतें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, जो प्राकृतिक चीज़ है उसको हटाकर हम नई नई चीज़ें बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और उससे हमें जीवन के लिए संकट की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक हैं जी 3: मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव। मानव खुद पर्यावरण का घटक है क्योंकि मानव खुद अपने कृत्यों के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो मानव निर्मित में कैसे होता है, जैसे इमारतें बना दी, पार्क बना दिए, पुल बना लिया, सड़क बना ली, उद्योग स्थापित कर दिए, स्मारक बना लिए, तो इन सब से क्या हो रहा है, हमारा प्रकृति जो है वो प्रभावित हो रही है। अब प्रकृति का घटक कौन सा है, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जो सजीव, यानी जी बायोस्फीयर जो होते हैं, जैव मंडल, ठीक। अब मानव, मानव में कौन कौन है, जैसे इसके घटक पर एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्थिति हैं। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये बहुत ही बेसिक बच्चों के लिए है, यानी कि क्लास 7 के लिए है, तो बहुत ही आसानी से समझाया गया है। जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें और ज़्यादा गहराई में मिलती जाएंगी। तो ये थे हमारे पर्यावरण के घटक, ठीक है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब यहाँ हमें दिया गया है जीवीय और अजीवीय क्या है। देखिए, जानते हैं इसको, जीवीय क्या है और अजीवीय। सबको पता है जो सजीव है वो जीवीय है, जो निर्जीव है वो अजीवीय है। जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, ये क्या है, जीवीय है। सजीव प्राणी का संसार, पौधे, जंतु, ये क्या है, जीवीय। अजीवीय क्या है, निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे कि स्थल, ठीक है। तो ये क्लास 7 का है जो कि हमारे लिए सी टेट, यूपी टेट, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमको बेसिक बात समझ में आ गई। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला लोग, स्थान और वस्तु को क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित हैं। जीवीय यानी पौधे और जंतु, अजीवीय यानी जैसे कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक, वैसे ही। जबकि मानवीय पर्यावरण के लिए मानव की परस्पर क्रियाएं, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो मानवीय पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है, उनकी क्रियाएं, उनकी गतिविधि और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या था, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित थी। अब जानते हैं कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है।
तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि एनवायरोनेर का मतलब क्या होता है। वो होता है पड़ोस। बहुत ही छोटी सी क्लास में दिया है और बेसिक जानकारी और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण एक्चुअली क्या है, इसलिए डीप स्टडी करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल पहले से ही हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अगर ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक, और अगर हम इसकी बात करें तो आंतरिक क्रोड होती है पृथ्वी की। जैसे जैसे हम मेंटल क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमको सबसे ऊपर भूपर्पटी पाई जाती है, जो मिट्टी की बनी हुई होती है। उसी को क्या बोलते हैं, जिस पे हम रहते हैं उसी को बोलते हैं स्थलमंडल। ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है यह चट्टान खनिज से बनी होती है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल वो क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए, भूमि, पशु के लिए चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब कुछ करके सीखना है, इन्होंने बताया तो आप करके देखिएगा इसको। अपने आसपास के स्थान को देखिए, पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है और उसकी सूची बनाइए। कहाँ पर भूमि पे वन है, कहाँ पर पार्क है, कहाँ पर इमारत है, किस तरीके से उसका यूज़ हो रहा है। अब ये है हमारा जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं प्रॉपर। ठीक, एक बार इस डायग्राम को देखते हैं, बढ़िया से सब समझ में आ जाएगा। अगर आप देखें तो जलमंडल में क्या है, जलमंडल में है पूरा जो जल का भाग है। स्थल मंडल में हमारा क्या आ जाता है, सभी वो जगह जो जहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर मिट्टी की परतें, खनिज, चट्टान पाई जाती हैं। ठीक है, जैव मंडल क्या है, जैव मंडल वो परिस्थिति है जो पौधे और जंतुओं के लिए, सजीवीय प्राणी और अजीवीय प्राणी जो भी हैं उनके लिए सही परिस्थितियाँ पैदा करता है। जैसे कि यहाँ पर जैव मंडल में पानी भी है, स्थल भी है, वायु भी है, जो कि हमारे लिए क्या है, जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जैव मंडल में वो जगह होती है जहाँ पर एक प्राणी के लिए जीवित रहने के लिए उसकी सारी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हों। ठीक है, तो ये कुछ करके सीखने के लिए बोल रहे हैं, इसको देख लेते हैं। अपने घर और स्कूल में आप जो पानी यूज़ करते हैं वह कहाँ से आता है। दैनिक जीवन में विभिन्न पानी के विभिन्न उपयोग की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? अगर आपने देखा है तो आप उसको कहिएगा कि पानी व्यर्थ ना करें। अब बात करते हैं हम जलमंडल की। जैसे पढ़ा हमने, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी कि पृथ्वी का जो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है क्या काम है इसका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चारों ओर से वायुमंडल को थामे हुए है और यह हमारी हेल्प करता है सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है वायुमंडल की। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन ये और दैनिक गति होती है, किस कारण होती है, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि दैनिक गति में परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती हैं। ठीक है, पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी जैव मंडल वो क्षेत्र है जहाँ पर सजीव के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं परितंत्र क्या है। परितंत्र के बारे में ये एक कहानी है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा का एनसीसी कैंप में जयश्री ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि हरे भरे खेत और नारियल के बागान में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, जैसलमेर में रहने वाला हीरा भी कहता है हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है भाई, हम तो दूर दूर तक कीकर और रेती नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा हाँ भाई सही बात है। ठीक है, तो अब इससे परितंत्र के बारे में क्या पता चलता है हमको। ये है, हीरा कहता है ऊँट तो मिलते ही होंगे, रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिमकले कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ जाता है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोग के रहन सहन के तरीके अलग अलग क्यों हैं? क्या एक दूसरे के साथ संबंध क्या है इनका? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। तो देखो इसने कितने बढ़िया तरीके से परितंत्र को समझाया है कि परितंत्र क्या है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का जो आपस में पर्यावरण के बीच का संबंध है वही परितंत्र है। पर्यावरण हुआ, परितंत्र हुआ, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये हर टर्म को हमने अलग अलग समझ लिया है। तो जो अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता था? सही बात है, बिल्कुल बनाता है। ये एक खेल का परितंत्र बनता है, वहां पर सभी बच्चे खेल खेलने आते हैं आपस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यहाँ पे कुछ हमें दिया गया है। पर्यावरण दिवस बहुत पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। ये इकोनॉमिक्स का भी टर्म है एक तरीके से, और देखा जाए तो एनवायरनमेंट का भी है। तो मानवीय पर्यावरण बनता है इससे। ठीक है, वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, जिसमें धन का यूज नहीं होता। आप हमें गेहूं दे दो, हम आपको बाजरा दे देंगे। आप हमें धान दे दो, हम आपको ज्वार दे देंगे। तो ये जो वस्तुओं का विनिमय होता है, ये मानवीय पर्यावरण का निर्माण करता है, यानी कि एक ह्यूमैनिटी पैदा होती है। यहाँ लोगों में अपने अंदर एक अच्छा पर्यावरण पैदा होता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो मानव के पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, क्योंकि पहले घुमंतु टाइप के होते थे, जहाँ भी जिस तरीके का उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु व चीज़ मिलती थी वहीं अपना डेरा डाल लेते थे। ठीक है, जहाँ उनकी बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पूरी होती थी। अब जब स्थायी जीवन हो गया तो पहिए का आविष्कार भी हो गया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगे, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती थी वह उसे देकर दूसरी चीज़ ले लेता था जो उसकी आवश्यकता की होती थी। तो व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का यानी कि कॉमर्स का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो ये क्या है, ये सब वस्तु विनिमय पद्धति के विकास के बाद की प्रक्रिया है, जिसमें इंसान क्या होता है, व्यापार करता है। जब चीज़ें हमारे पास जो ज़्यादा होती है उसके बदले हम वो चीज़ ले लेते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिसकी हमको आवश्यकता है। अब यहाँ से जानते हैं आगे क्या है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मान्य पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। अगर आप गर्मियों में गर्म चीज़ें खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पर्यावरण के अनुसार हमको खुद को ढालना पड़ता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा।
रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घर और लोगों के क्रियाकलाप के चित्र बनाकर लाएंगे, यानी कि जो विभिन्नता पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का चैप्टर था हमारा बस इतना ही, हमने कर लिया है कंप्लीट। बहुत ही बेसिक सी जानकारी थी, पर्यावरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने वायुमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल और जो पर्यावरण है प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के घटक सब पढ़ लिए हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ही बेसिक जानकारी देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।